फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस और भी देखने को मिलती रहें और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहला, रिटायरमेंट प्लानिंग किस एज से स्टार्ट करें। सेकेंड, आपको कितना कॉर्पस यानी टोटल कितनी अमाउंट चाहिए होगी रिटायरमेंट पे, ये कैसे कैलकुलेट करें। थर्ड, आपको उस कॉर्पस के लिए कितना मंथली सेव करना पड़ेगा। और फोर्थ, आपके लिए बेस्ट रिटायरमेंट प्लान क्या रहेगा, कौन सा रहेगा आपके एज के अकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं हम अपने हमेशा की तरह फेवरेट एग्जाम्पल से। राम और श्याम, दोनों की ही उम्र 25 इयर्स, दोनों की ही सैलरी 40,000, दोनों ही लाइफ को बड़ा ही एंजॉय करते हैं और करे भी क्यों ना, यही एज है जब वो एंजॉय कर सकते हैं। राम कुछ भी सेव नहीं करता है, वो कहता है जब इनकम और बढ़ जाएगी तब इन्वेस्ट कर लेंगे, अभी लाइफ के मजे लेने दो। और श्याम शौक तो अपने सभी पूरा करता है लेकिन साथ साथ 5,000 रुपये महीना सेव भी करता है। 10 साल बाद जब दोनों की इनकम 1 लाख रुपए हो गई, राम को लगा कि अब मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ सेविंग करनी चाहिए, तो राम ने उसमें से 10,000 रुपीज मंथली सेव करना स्टार्ट किया, जबकि श्याम पहले की तरह 5,000 रुपये सेव करता रहा। इस तरह अगले 25 साल तक राम ने हर महीने श्याम से कम खर्चा किया और ज्यादा सेव किया, और श्याम ने अपने खर्चे के अंदर कोई भी कटौती नहीं करी। वही 5,000 रुपये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सेव करता रहा। राम ने पहले 10 साल एंजॉय किया, श्याम ने अगले 25 साल एंजॉय किया। अब दोनों की रिटायरमेंट की बारी है, दोनों ही 60 साल के हो चुके हैं। राम को देखते हैं कितने रुपए मिले। राम ने टोटल इन्वेस्टमेंट करी 30 लाख रुपए की, राम को मिले 67,97,000। श्याम ने टोटल इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि वो 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहा था तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट करी 21 लाख रुपए, लेकिन उसको मिले राम से ज्यादा 69 लाख रुपीज। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ वैल्यू ऑफ टाइम की वजह से। 10 साल एक्स्ट्रा उस अमाउंट को कंपाउंड होने के लिए शाम को मिल गए, जिससे उसने कम इन्वेस्टमेंट किया और ज्यादा पैसा बनाया। क्रक्स के अंदर रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको तब स्टार्ट कर लेनी चाहिए जब आपने कमाना स्टार्ट कर दिया। इस एग्जाम्पल में अगर अमाउंट एनपीएस में इन्वेस्ट किया होता तो राम को मिलते 1,24,00,000 और शाम को मिलते 1,71,00,000। तो इसमें भी लगभग 45 लाख का फर्क है। अब हम बात करते हैं कॉर्पस की कि टोटल अमाउंट हमें कितना इकट्ठा करना पड़ेगा रिटायरमेंट तक। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला देता हूं। सबसे पहले तो आप अपने घर का मंथली एक्सपेंडिचर जान लें। इस खर्चे में से आप कुछ जरूरी खर्चा, कुछ लाइफस्टाइल पे खर्चा और कुछ बच्चों पे खर्चा, ये अलग कर लें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, सबको अलग नहीं कर पा रहे, तो आप मंथली खर्चे को हाफ कर दीजिए। ये आपका बेसिक खर्चा है जिसके बगैर आपकी लाइफ नहीं चल सकती, नेसेसिटीज पे खर्चा है। अब आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर से एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया नाम की ऐप को डाउनलोड कीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तब ये स्क्रीन आपके सामने होगी, जिसमें आपको सिंपल एंड कंपाउंड में पैरामीटर्स फिल करने हैं। लमसम डिपॉजिट में आप मंथली खर्चा अपना लिख दीजिए, इंटरेस्ट रेट के अंदर आप इन्फ्लेशन रेट लिख दीजिए, और टर्म में जितने भी साल अभी आपकी रिटायरमेंट में पेंडिंग है वो डाल दीजिए। इससे आपका रिटायरमेंट के बाद बेयर मिनिमम खर्चा हर मंथ का वो निकल के आ जाएगा। अब इस खर्चे के लिए आपको एक अमाउंट चाहिए जिससे आपको इंटरेस्ट के रूप में हर महीने एक अमाउंट आपको मिलती रहे। इसके लिए मैंने एक रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेटर तैयार किया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने रिटायरमेंट कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। इसमें आपको सिर्फ 2 चीजें फिल करनी है। फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट, और सेकंड, मंथली खर्चा। इंटरेस्ट रेट में वो रेट लिखना है आपको जो आपको लगता है कि जब आप 60 इयर्स के हो जाएंगे, ये कॉर्पस आपके हाथ में होगा, तब आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, वहां से आपको कितना इंटरेस्ट रेट आएगा। और दूसरा, मंथली खर्चा तो आपके पास आ ही चुका होगा फाइनेंशियल कैलकुलेटर वाली ऐप से। इस शीट से आपका कॉर्पस निकल जाएगा।
और शीट 1 में मैंने डिटेल कैलकुलेशन दी है। अगर आपको देखना है साल वाइज ब्रेकअप तो आप शीट 1 में जाके देख सकते हैं। अब कॉर्पस पता लगने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है इसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए। मार्केट के अंदर आपको 4 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक आपको जो रिटर्न देंगे वो लगभग 5 या 6% की, एक 9 से लेकर 12% तक की और एक 15% तक की। अगर आप 6% वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए 16,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 9 वाले में इन्वेस्ट करेंगे तो 9,000, 12% वाले में इन्वेस्ट करेंगे तो 5,000 और अगर 15% वाले में इन्वेस्ट करेंगे तो 3,000 रुपए आपको मंथली इन्वेस्ट करने हैं आपको रिटायरमेंट के लिए। अब बात करते हैं 6% वाले प्रोडक्ट्स की। ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ये है बेसिकली LIC प्लान्स और एंडोमेंट प्लान्स। अगर आपने रिटायरमेंट के लिए ऐसे प्लान्स लिए हैं तो आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है 9 से 12% तक देने वाले प्रोडक्ट्स की। इनमें आते हैं NPS, यूलिप और लास्ट में जो 15% वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें नाम आता है म्यूचुअल फंड्स, ETF और बिजनेसेस। अब इनमें रिस्क की बात करें तो एंडोमेंट प्लान्स यानी जो LIC प्लान्स है वो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हैं। यूलिप NPS में थोड़ा हायर रिस्क है और म्यूचुअल फंड में उससे और थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन जहां रिस्क होता है वहां रिटर्न भी होती है। तो अब आपको करना क्या चाहिए? आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, एक मिक्सचर बनाना चाहिए स्ट्रेटजीज का। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप क्या कीजिए, 13,000 रुपए की तो आप LIC लेके रखिए, एंडोमेंट प्लान लेके रखिए और कुछ अमाउंट जैसे कि 3,000 रुपीज आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये 3,000 और 13,000 आप देखिएगा 30 साल के बाद म्यूचुअल फंड्स की जो वैल्यू होगी वो लगभग सेम होगी जितना आपके पास LIC से आएगा पैसा। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं आपको सेकंड या थर्ड ऑप्शन एडवाइस करूंगा। अब बात करते हैं आपके लिए मेरे ओपिनियन से बेस्ट क्या रहेगा और आपको किस एज में कितना रिस्क लेना चाहिए। अगर मैं 30 इयर्स की बात करूं तो आपको उस एज के अंदर 70% अपना जो एक्सपोजर है वो म्यूचुअल फंड्स में रखना चाहिए और 30% आपको बैंक FD या PF के थ्रू जोड़ना चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। 40 की एज में जब आप आते हैं तो रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा 50% म्यूचुअल फंड्स में रखिए और बाकी का 50% आप बैंक FD में रखिए या PF के अंदर रखिए। अब बात करते हैं जब आप 50 की एज में आ जाते हैं। 50 की एज में आने पर आप 30% रखिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर और 70% रखिए आप PF या FD के अंदर। यहाँ मैंने यूलिप आपको सजेस्ट नहीं किया है क्योंकि मैं पर्सनली यूलिप को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं मानता हूँ। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि क्यों यूलिप में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पर्सनलाइज्ड रिटायरमेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में अपना ईमेल ID लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन कर सके। और हमारे इसमें जो चार्जेस रहेंगे वो फिक्स 500 रुपीज चार्जेस रहेंगे पर रिटायरमेंट प्लान के। तो एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे आपको हम एक रिटायरमेंट प्लान कस्टमाइज कर रहे हैं आपके लिए। अगर आपको किसी भी रिटायरमेंट प्लान के बारे में हमसे रिव्यू चाहिए, सपोज कीजिए आपको HDFC का कोई प्लान अच्छा लग रहा है, उसके बारे में आप चाहते हैं कि हम उसका रिव्यू करें और आपको बताएं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर